गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं उज्जवल शुक्ला आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल कॉमर्स विस्तार पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज है थर्ड यूनिट के सेकंड पार्ट की बारी, जिसमें आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इन्वेंट्रीज और भी आगे बहुत सारे सेक्शंस हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं अपने लेक्चर को शुरू करूं, आपसे एक अपील है कि अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो अगर आपको लाइक करने लायक लगे, और जितने भी वीडियोस अब तक मैंने अपलोड किए हैं प्रोडक्शन, ऑपरेशन और अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड, उन्हें प्लीज शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मेरी ये हेल्प सब तक पहुंच सके जब तक ये लॉकडाउन है। इवन नॉट इवन लॉकडाउन के अलावा भी मैं अपनी इस वर्चुअल क्लासेस का फायदा हर एक कॉमर्स स्टूडेंट तक पहुंचाना चाहता हूँ। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द मेन सब्जेक्ट, दैट इज टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री। टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री में जनरली तो वैसे तो बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन मैंने जो प्राइमरी 6 हैं मैंने उनको टेकअप किया हुआ है, जिनमें से पहला है रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स हम सभी जानते हैं कि रॉ मटेरियल्स क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले इन्वेंट्री का मतलब समझ लेते हैं। इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक ऑफ गुड्स। स्टॉक ऑफ गुड्स का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ गुड्स, ठीक। जब कलेक्शन ऑफ गुड्स है तो मेन है कि इन्वेंट्री में दो तरीके की इन्वेंट्री आती है, यानी स्टॉक में दो तरीके का स्टॉक आता है। एक फिनिश गुड्स का स्टॉक होता है, एक रॉ मटेरियल का स्टॉक होता है, ठीक। अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो आप रॉ मटेरियल्स का स्टॉक रखेंगे, और अगर आप एक रिटेलर हैं यानी खरीदते हैं और बेचते हैं तो आप फिनिश गुड्स का इन्वेंट्री यानी स्टॉक रखेंगे, ठीक है। तो रॉ मटेरियल्स में आर नेसेसरी फॉर बिजनेस, फिनिश गुड्स आर मेड थ्रू रॉ मटेरियल्स। ये तो ऑब्वियस सी बात है, सभी जानते हैं कि फिनिश गुड्स को रॉ मटेरियल से तैयार किया जाता है। सेकंड है वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस रॉ मटेरियल्स के बाद का एक स्टेज है कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई एक हम एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ही ले लेते हैं, मान लीजिए मोबाइल फोन है, ठीक। तो मोबाइल फोन में रॉ मटेरियल क्या क्या होगा, हार्डवेयर, ठीक है। हार्डवेयर में जितने भी होते हैं वो मेमोरी कार्ड और ग्राफिक कार्ड और साउंड कार्ड, जितने भी है, माइक है, सब कुछ है। उसकी आउटलुक बॉडी है, उसकी टच स्क्रीन है, सब कुछ है, ठीक। इन सबको हमने रॉ मटेरियल माना। लेकिन जब इनको हमने असेंबल करना शुरू किया, मतलब जोड़ना शुरू किया, तो क्या ये एग्जैक्टली पूरी तरीके से जुड़ गए? हर लेवल पे मोबाइल किसी न किसी फॉर्म में जुड़ता है, यानी आपके पांचों सेक्शन में निकाल लेता हूँ, टच स्क्रीन निकाल लेता हूँ, हार्डवेयर निकाल लेता हूँ, ग्राफिक कार्ड, साउंड कार्ड, माइक और मेमोरी स्पेस, सब कुछ, ठीक है। अब मान लीजिए पहले लेवल पे आपका हार्डवेयर जुड़ता है, यानी आपका ये मेमोरी यूनिट यानी रैम रोम सब जुड़ी। फिर अगले स्टेप पे आपका टच स्क्रीन जुड़ी, फिर अगले लेवल पे उसकी पॉलिशिंग हुई, ठीक। तो वर्क इन प्रोग्रेस का मेन मतलब है एक ऐसा पर्टिकुलर प्रोसेस या स्टेप जिसमें गुड्स एग्जैक्टली बने नहीं होते, आधे बने होते हैं। यानी अगर हम मान लेते हैं कि हमको 100% पर ही कोई गुड जो है सेल करने के लिए मिलता है, तो यहाँ पे इस कंडीशन में ये 50% पर ही बना होता है, इससे ऊपर नहीं जाता। ऐसे भी समझ सकते हो कि आप मान लीजिए कोई फ्रूट ड्रिंक बना रहे हैं या कोई चॉकलेट बना रहे हो, तो चॉकलेट में क्या होगा वर्क इन प्रोग्रेस में कि भाई चॉकलेट बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, कोको, मतलब वो कोको पाउडर होता है, शुगर होती है, मिल्क होता है, उसमें और भी केमिकल्स होते हैं। ये सब बन रहा है, मतलब बन करके आगे निकला। लेकिन जब चॉकलेट बनती है तो वो सेमी लिक्विड फॉर्म में होती है, उसको जमाया जाता है, यानी उसको फ्रीज किया जाता है, उसको फ्रोजन करके तब उसे पैक किया जाता है। तो जब वो सेमी लिक्विड फॉर्म में है तो वो अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस का ही है, यानी अभी तक वो इस फॉर्म में नहीं आई है कि हम उसे मतलब बाइट लेकर के खा सके, ठीक। ओवरऑल क्या नेसेसरी मटेरियल्स है, नेसेसरी मटेरियल्स में आपके जितने भी इनपुट्स रिक्वायर्ड है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में, वो वर्क इन प्रोग्रेस के अंडर में जाता है। सेकंड है पार्ट्स यानी कंपोनेंट्स। जब मैंने अभी मोबाइल फोन का एग्जांपल लिया था, वो पार्ट्स में होता है, तो वो भी एक वर्क इन प्रोग्रेस है, ठीक। असेंबलीज में मेन है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का असेंबल करके उसको एक पूरा फॉर्म देकर के उसको बेचते हो, जैसे लैपटॉप है, मोबाइल है, टैबलेट है, कुछ भी है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है या नॉन इलेक्ट्रॉनिक सामान भी है, अगर आप उसे असेंबल करके बेचते हो तो वो आपका असेंबलीज में आता है, ठीक। थर्ड पे आते हैं, थर्ड है फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स हम सभी जानते हैं, फिनिश गुड्स वो गुड्स हैं जो कि इन दोनों लेवल्स के बाद आता है, ठीक। यानी वो दे आर रेडी टू बी मार्केटेड एंड सोल्ड इन द ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है। मेन है इन्वेंट्री इंक्लूड्स एनी कंप्लीट प्रोडक्ट दैट आर रेडी टू बी सोल्ड एंड मार्केटेड इन द ओपन मार्केट ऑपरेशन, दैट्स इट। तो अगला आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ पैकेजिंग मटेरियल, और उसमें और दो फॉर्म्स हैं। उसके बाद चलेंगे सीधे इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक्स में, ठीक है। स्टडी अगला फॉर्म रख रहा हूँ पैकेजिंग मटेरियल्स। पैकेजिंग मटेरियल्स मेन क्या है, जैसे हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या ऑफलाइन शॉपिंग भी करते हैं, तो ओवरऑल क्या इज द इन्वेंट्री यूज्ड टू पैक एंड शिप योर फिनिश गुड्स।
और कुछ नहीं है। इसमें सिर्फ पैकेजिंग और शिपिंग की जाती है आपके फिनिश गुड्स की। आप जैसे ऑनलाइन शॉपिंग में क्या करते हो, ऑर्डर प्लेस करते हो, तो मैंने कहा था ना कि उसमें स्ट्रेट लाके आपके हाथ में नहीं रखते थे। वो करते क्या है, वो आपका ऑर्डर लिए, ऑर्डर लेने के बाद मान लीजिए आपने शू का ऑर्डर प्लेस किया, तो उन्होंने पर्टिकुलर साइज, पर्टिकुलर प्रेफरेंस जो आपने उसमें ऑनलाइन फीड किया, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने प्रोडक्ट उठाया, उसको पैक किया, प्रॉपर टेपिंग की, फिर वो करते क्या है, उसको एक पैकेजिंग बैग के अंदर डालते हैं। जैसे अगर अमेजन से है तो अमेजन का स्काई ब्लू कलर की पॉलिथीन होती है जिसमें वो पैक करके भेजते हैं, बाकायदा उसको सील करते हैं। और अगर फ्लिपकार्ट से करो तो फ्लिपकार्ट में वो कार्डबोर्ड का यूज करते हैं, चाहे कोई भी प्रोडक्ट मंगाओ वो कार्डबोर्ड में डाल करके भेजते हैं, ठीक है। तो ऐसे शू भी करते हैं। तो ओवरऑल सिर्फ कितना है कि ये ऐसी इन्वेंट्री है जिसका इस्तेमाल आपके फिनिश गुड्स को पैक और उसको शिप यानी भेजने के लिए, मतलब जिसने ऑर्डर किया है उसके पास पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इनलेट। और ऑफलाइन में भी ऐसे ही केस होता है। ऑफलाइन में जैसे बड़े बड़े वो ऑर्डर्स किए जाते हैं तो वो कार्टून्स भर के भेजे जाते हैं। वो कार्टून्स हमेशा कार्डबोर्ड के बने होते हैं, ठीक, यानी वो मोटे मोटे दत्ते कहे जाते हैं, उसमें बना करके उसमें बाकायदा स्टोर कर, उसमें पर कार्डबोर्ड में आई डोंट नो व्हाट इज एग्जैक्टली क्वांटिटी कितनी आती है, कितने वॉल्यूम आता है उसमें, लेकिन हाँ उसमें भर करके आपको भेजा जाता है, ठीक। उसी को हम पैकेजिंग मटेरियल इन्वेंट्री में डालते हैं, ठीक है। अगला है एमआरओ गुड्स। एमआरओ का फुल फॉर्म है मेंटेनेंस, रिपेयर्स एंड ऑपरेटिंग सप्लाईज गुड्स। कहने का मतलब ये है कि अगर प्रोडक्शन प्लेस पे, ये तीनों का इस्तेमाल प्रोडक्शन प्लेस पे ही किया जाता है, ठीक। मेंटेनेंस में मान लीजिए आपकी मशीन चल रही है, चलते चलते अचानक खराब हो जाए, कुछ और हो जाए, उसका ब्रेकडाउन हो जाए, तो उसके ब्रेकडाउन को आप कैसे संभालेंगे भाई? आपके पास मेंटेनेंस और रिपेयर के रिगार्डिंग टूल होने चाहिए। और वो टूल कौन कौन से हैं? आपके ग्लव्स हैं और अदर टूल्स हैं, ठीक। यानी क्या कहते हैं, स्क्रू ड्राइवर, मतलब पेचकस है, प्लास है, इन सबसे मशीन अगर गड़वाती है उसको ठीक करते हैं ना, वैसे सेम यहाँ भी। और ग्लव्स क्यों यूज किया जाता है? ग्लव्स यूज करते हैं, मान लीजिए आप किसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन पे काम कर रहे हो तो उसने झटका मारा, तो आपके पास जो लेदर ग्लव्स होते हैं उसकी वजह से आपको झटका नहीं समझ में आता, ठीक। और प्रोडक्शन प्लेस पे जो ग्लव्स पहने जाते हैं वो एक्चुअली व्हाइट कलर के होते हैं। उनका पर्पस सिर्फ एक होता है कि आपके हाथ की गंदगी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में न जाने पाए जो कि मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, ठीक। ओवरऑल एंड दूसरी चीज है कि एमआरओ गुड्स आर आइटम्स पुट इन प्लेस टू मेंटेन टास्क इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो मेंटेन टास्क कैसे होगा भाई? मशीन खराब ना होने पाए उसको देखते रहो, उसको वेल मेंटेन रखो और प्रोडक्शन प्लेस पर वो व्हाइट ग्लव्स पहन के रखो ताकि कोई भी सामान जो बन रहा है वो खराब ना हो, ठीक है। अगला आपके सामने रख रहा हूँ इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक्स। स्टे ट्यून्ड फॉर द अपडेट। बात करते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक्स की। इसमें एक्चुअली आपके सिलेबस में 3 ही मेन टेक्निक्स दी हुई हैं। पहला है आपका JIT, दूसरा है VED और तीसरा है EOQ मेथड। उसमें सबसे पहले मैंने JIT ले लिया है। JIT का फुल फॉर्म है जस्ट इन टाइम मेथड, ठीक। आइए इसके बारे में डिटेल देखते हैं। कंपनी कीप्स ओनली एज मच इन्वेंट्री एज इट नीड्स ड्यूरिंग प्रोडक्शन। यानी कंपनी सिर्फ उतने ही इन्वेंट्री यानी स्टॉक ऑफ गुड्स रखती है रॉ मटेरियल का जितना उसको प्रोडक्शन के लिए चाहिए। वो एक्स्ट्रा नहीं रखना चाहती है, ना रखती है। और एक्स्ट्रा ना रख करके वो अपना कौन सा कॉस्ट बचाती है? वो है कॉस्ट ऑफ स्टोरेज और इंश्योरेंस। क्योंकि भाई अगर एक्स्ट्रा मान लीजिए मंगवा लेती है कंपनी और उसके पास रखने की जगह नहीं है इन केस, और वो किसी और का वेयर हाउस या गोडाउन रेंट पे लेती है तो उसे रेंट देना पड़ेगा ना, तो भी तो कॉस्ट ऑफ स्टोरेज हो गया। और दूसरी चीज, रेंट के साथ साथ उसे अपने इन्वेंट्रीज यानी इन्वेंट्रीज ऑफ रॉ मटेरियल्स का बाकायदा इंश्योरेंस कराना पड़ेगा। क्योंकि इनकेस अगर कोई नेचुरल थ्रेट या मैनमेड थ्रेट उस रॉ मटेरियल पर पड़ता है तो उसकी जो इन्वेस्टमेंट है उस रॉ मटेरियल में उससे वो वापस मिल जाएगी इन द फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस। लेकिन ये दोनों ही कंपनी के कॉस्ट को बढ़ा देते हैं। इस वजह से कंपनी JIT मेथड को फॉलो करती है कि जब जरूरत पड़ेगी तब हम ऑर्डर कर लेंगे और अपना काम जो है अनइंटरप्टेड चालू रखेंगे, ठीक है। ओवरऑल द कंपनी ऑर्डर्स फर्दर इन केस ऑफ रिप्लेसमेंट। हाँ, जैसे जैसे आपका क्या कहते हैं इन्वेंट्रीज ऑफ रॉ मटेरियल्स खत्म होने के उस पे होता है, कंपनी फिर से ऑर्डर प्लेस कर देती है। और फिर और कंपनी ये एस्टिमेट लगा देती है कि हाँ, कि अगर 4 दिन में आ जाएगा तो 4 दिन पहले ही ऑर्डर प्लेस कर दो रॉ मटेरियल का, 4 दिन के अंदर रॉ मटेरियल आ जाएगा, हम फिर से अनइंटरप्टेडली अपना प्रोडक्शन प्रोसेस चालू रखेंगे। लेकिन इस मेथड का एक लॉस भी है और वो ये है कि दैट इट इज लिटिल रिस्की बिकॉज डिले इन डिलीवरी में कॉज स्टॉक आउट सिचुएशन। जी हाँ, कि जरूरी नहीं कि कहते हैं ना कि साल के 365 दिन एक जैसे नहीं होते, वैसे यहाँ भी है कि जरूरी नहीं कि बिजनेस जो पीरियड्स होते हैं उसमें एक जैसा ही मामला रहे। आपने पिछली बार स्टॉक मंगाया था, टाइमली आ गया था, जरूरी है कि इस बार भी आप ऑर्डर प्लेस करो, आपको
जो आपका स्टॉक है यानी स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स वो टाइमली मिल जाए। हो सकता है डिले हो सकता है, या ऐसे अगर कोई लॉकडाउन सिचुएशन आ गई तो फिर तो हो गया, फिर आपका प्रोडक्शन भी रुक जाएगा और आपकी फर्दर सेलिंग भी अफेक्टेड होगी। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला आपका है बीडी देखते हैं, उसके बाद चलेंगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे। ठीक है, स्टे ट्यून्ड। अगला है वीडी एनालिसिस मेथड। वीडी एनालिसिस का फुल फॉर्म है वाइटल, एसेंशियल एंड डिजायरेबल। तीनों वर्ड का पहले मतलब समझ लेते हैं जल्दी से। वाइटल का मतलब है ऐसा पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ लाइफ या सेक्शन ऑफ प्रोडक्शन लाइफ जिसके बिना हमारा काम बिल्कुल भी नहीं चल सकता। मतलब अगर वो नहीं है हमारे पास तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। एक बिजनेस फर्म के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो रॉ मटेरियल एक वाइटल टाइप ऑफ वो है, एलिमेंट है उसमें बिजनेस के रनिंग में, क्योंकि बिना प्रोडक्शन के आप क्या बेचेंगे। अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो कि रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता है और कन्वर्जन के बाद उसे सेल आउट करता है, तो अगर रॉ मटेरियल ही नहीं है तो क्या करोगे? क्या बैठ के अपने आप को बना के उस पर रखोगे? तो ओवरऑल सिर्फ वाइटलिटी में आपके एक चीज और है कि जो आपके जो रॉ मटेरियल्स हैं वो काफी कॉस्टली आते हैं और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए। तो इनकी जो सप्लाई है वो कंपनी हमेशा परफेक्ट और कहते हैं ना चुस्त दुरुस्त रखती है, एकदम टू द पॉइंट, एकदम परफेक्ट रखना कि नहीं भैया कि रॉ मटेरियल कम नहीं पड़ना चाहिए चाहे जो। अब बात करते हैं एसेंशियल की। एसेंशियल में वो पर्टिकुलर कंटेंट्स आते हैं जिनकी वजह से आपका काम कम हो सकता है, मतलब स्लो हो सकता है लेकिन रुक नहीं सकता। ठीक, फॉर एग्जाम्पल मशीनें चल रही है, मशीनें में कोई पर्टिकुलर एक नट बोल्ट ढीला हो गया या कोई एक सिंगल बंदा जो कि जरूरी था उस मशीन को चलाने के लिए वो नहीं आया है। ठीक, तो उसकी जगह हम किसी लेस ट्रेंड या हाफ ट्रेंड जो स्किल्ड बंदा है उसको लगा सकते हैं, उसको कुछ जरूरी इनपुट्स दे दो, उसके बाद वो चलना शुरू कर देगा। ठीक, तो इन्वेंट्री में मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन्वेंट्री में ह्यूमन बॉडी को भी ऐसे इन्वेंट्री ट्रीट किया जाता है, लेकिन मेन चीज है कि आपकी कोई मशीन है उसमें कई सारे नट बोल्ट्स लगे हैं और कोई पर्टिकुलर नट बोल्ट जिसकी वजह से मशीनरी की जो फंक्शनिंग है वो इफेक्ट हो सकती है, लेकिन उतना ज्यादा आपको लॉस शायद ना हो, तो आप उसके लिए थोड़ा कम रिगार्ड दिखाते हो या कम कंसर्न दिखाते हो। लगता है कि ठीक है यार इसको मंगवा लेंगे आ जाएगा, लेकिन पहले रॉ मटेरियल मंगवा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, डिजायरेबल में वो चीजें आती हैं जो अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो भी ठीक है। ठीक, डिजायरेबिलिटी में आपके जो कंटेंट्स आएंगे कि हाँ मैं मैन पावर की ले बात कर लेता हूँ, क्योंकि कई बिजनेस में मैंने देखा है कि मैन पावर को एज अ रॉ मटेरियल ही इस्तेमाल किया जाता है, उन्हें एज अ एसेट ट्रीट नहीं किया जाता। ठीक, तो ओवरऑल वाइटल, एसेंशियल एंड डिजायरेबल टेक्निक है ये। ऑर्गेनाइजेशंस यूज मेनली दिस टेक्निक फॉर कंट्रोलिंग स्पेयर पार्ट्स। जो मैंने कहा था कि स्पेयर पार्ट्स को ही कंट्रोल करने के लिए इसको मेनली यूज करती है, जो मैंने अभी आपको नाम बताया भी था। हायर लेवल ऑफ इन्वेंट्री इज रिक्वायर्ड फॉर वाइटल पार्ट्स दैट आर कॉस्टली एंड एसेंशियल फॉर प्रोडक्शन। जो मैंने पहले कहा था कि इसमें आपके रॉ मटेरियल्स आएंगे और हैवी मशीन अगर है तो उसका फ्यूल है, बिना फ्यूल के वो चल नहीं सकती, वो भी वाइटल है। और उसकी ग्रीजिंग ऑयलिंग है वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ मशीन ऐसी होती है जो चलते चलते वेयर एंड टेयर यानी घिसती हैं, उसकी वजह से उनमें बहुत हाई रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होता है। ठीक, फिर है अदर्स आर एसेंशियल हुज एब्सेंस मे स्लो डाउन प्रोडक्शन प्रोसेस। तो वही एसेंशियल में मैंने आपको बताया था कि एसेंशियल्स में आपके मेन है कि कोई पर्टिकुलर स्किल्ड पर्सन नहीं है, या पर्टिकुलर मान लीजिए वही है कि अगर मान लो ग्रीजिंग नहीं करवाई है तो ग्रीजिंग डिजायरेबल है कि ठीक है मिल गया तो मशीन स्मूथली चलेगी, नहीं मिलेगा तो ठीक है भाई चलना तो मशीन ने वैसे भी है। ठीक, प्रोडक्शन वैसे ही करना है। वहां बस जहां हमें 1 घंटे में 100 यूनिट्स मिल रही थी वहां 1 घंटे में अब 60 यूनिट्स मिलेंगी। ठीक, तो अब अगला आपके सामने रख रहा हूँ वो है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मेथड स्टेटिंग। अब बाकी टेक्निक आपके सामने रख रहा हूँ वो है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बेसिकली फोकसेस ऑन टेकिंग डिसीजंस रिगार्डिंग हाउ मच क्वांटिटी ऑफ इन्वेंट्री शुड दी कंपनी ऑर्डर। बिल्कुल, यानी अगर आप एक्सेस करेंगे तो भी आपको लॉस है, क्योंकि इसमें आपको फिर होल्डिंग कॉस्ट, सेटअप कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट सब कुछ देना पड़ेगा। ठीक, तीनों का क्या मतलब है ये भी मैं बताता हूँ। होल्डिंग है, सेटअप है एंड इसके हैंडलिंग चार्जेस हैं जो भी है। तो मेन है कि कंपनी इस ईओक्यू के अंडर में एक चीज का ध्यान रखती है कि उसे कब कितना स्टॉक जो है ऑर्डर करना है कि उसके सामने कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट क्रॉप अप ना होने पाए। ठीक, दूसरी चीज जो स्टोर मैनेजर है वो इन्वेंट्री का लेवल रिकॉर्ड करता रहता है मिनिमम लेवल तक पहुंच जाने तक। ठीक, और जैसे ही मिनिमम लेवल पहुंचता है वो तुरंत कंपनी को इन्फॉर्म करता है कि अब इस पर्टिकुलर इन्वेंट्री को रीऑर्डर करने की जरूरत है, इसे रीऑर्डर करवा दिया जाए। फिर है मॉडल 6 टू इंश्योर दैट द राइट अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री इज ऑर्डर्ड पर बैच।
सबसे बड़ी चीज है कि इसमें जो ऑर्डर जाते हैं वो पर बैच के हिसाब से जाते हैं। एक बैच में 100 यूनिट, 200 यूनिट, 1000 यूनिट, जैसा भी बैच है तो पर बैच पे जाते हैं। एंड सो कंपनी डज नॉट हैव टू ऑर्डर टू फ्रीक्वेंटली। अगर EOQ मॉडल ना फॉलो किया जाए तो कंपनी को बहुत जल्दी माल ऑर्डर करना, यानी रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री बहुत जल्दी ऑर्डर करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से कंपनी का ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ेगा, होल्डिंग कॉस्ट बढ़ेगा और सेटअप कॉस्ट बढ़ेगा। होल्डिंग कॉस्ट का मतलब है कि भाई ऑर्डरिंग कॉस्ट में मेन है कि आपने ऑर्डर किया, वो होता क्या है कि ऐसी जगहों पे आप ऑर्डर करते हैं, ऑर्डर करने के बाद आपको कुछ पेमेंट पहले करना पड़ता है, एडवांस जिसे कहते हैं। ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा हर बार। दूसरी चीज सेकंड है आपका होल्डिंग कॉस्ट। होल्डिंग कॉस्ट में है क्या कि आपने जिसको ऑर्डर दिया है उस बंदे ने आपका ऑर्डर एक्सेप्ट किया और तब तक वो अपने पास रखे रहेगा जब तक कि आपको डिस्पैचिंग ना हो जाए, उसका वो अलग ले लेता है। और होल्डिंग कॉस्ट में चीज और है कि आप वेयर हाउसिंग कराएंगे, वहां पे अगर आपने किसी और का गोडाउन ले रखा है तो उससे आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा, ठीक है। तीसरा है सेटअप। सेटअप में मेन आपका आता है शिपिंग एंड हैंडलिंग चार्जेस। तो शिपिंग एंड हैंडलिंग चार्जेस में मेन है कि आप भाई अगर दूर से कहीं से सामान मंगवा रहे हैं, रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री मंगवा रहे हैं, तो वहां से यहाँ तक आने में एक्सपेंस लगे, यानी ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस जाएगा, वो भी आपका बढ़ जाता है। तो EOQ आपको इन सारी चीजों से एक तरीके से अवेयर कर देता है कि आपको कब कितना सामान मंगवाना, मतलब कितनी इन्वेंट्री मंगवानी है कि आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट, शिपिंग कॉस्ट, हैंडलिंग कॉस्ट और सेटअप कॉस्ट, ये चार की चारों ज्यादा ना लगने पाए और आपका कम से कम एक्सपेंस हो, ठीक है। तो ओवरऑल सिर्फ इतना देख लीजिए कि फ्रिक्वेंटली अगर कंपनी ऑर्डर करती है तो उसके लिए ये सारे चार्जेस बढ़ जाते हैं, उसकी कॉस्ट भी बढ़ती है, जिसका अल्टीमेट रिजल्ट होता है इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ गुड्स, ठीक है, इन द मार्केट। तो आज इतने पे रोक रहा हूँ, मिलेंगे कल अगले कुछ पॉइंट्स के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को देखिए। अगर आपको कोई दिक्कत हो मेरे इस लेक्चर के रिगार्डिंग तो इस वीडियो के लास्ट में पोस्ट कर देना यार, मैं आपके सारे डाउट्स को डेफिनेटली क्लियर करूंगा, ठीक है। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।